हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शनल्स पेपर चल रहा है एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट 3 में लेक्चर नंबर 3 है। और इस पेपर में हमारे पास बुक कौन सा रहने वाला है? JPH का बुक है स्टडीज इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, तो देखो आज हमारे पास इस लेक्चर्स नंबर 3 के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 4 है। आप एक बार केवल क्वेश्चंस को पढ़िए। क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन? कंप्यूट द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो इस लेक्चर 3 को देखने से पहले आपको लेक्चर नंबर 1 आपने देख लिया होगा, लेक्चर नंबर 2 देख लिया होगा। दोनों ही लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिक सीखा था। लेक्चर 1 हमारे पास फुल्ली बेसिक था। किसके बारे में डिपेंड था भाई? आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के ऊपर डिपेंड था। फिर लेक्चर 2 के अंदर हमने निकालना सीखा था कि किस प्रकार हम आइगन वैल्यू निकालते हैं, किस प्रकार हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 3x3 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन निकालना सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर हमने 2x2 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं वो समझाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैंने होमवर्क के लिए दिया था, 3x3 का था, जो इस क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होने वाला है। तो ये तो था हमारे पास सिंपल मेथड। फिर हमारे पास कुछ मेथड से हमें सोल्व करना है। जैसे एक मेथड है हमारे पास पावर मेथड, एक मेथड है हमारे पास जैकोबी मेथड, एक मेथड है हमारे पास खुद गिवन मेथड, एक मेथड है गिवन मेथड नाम से ही होगा ये, एक है रट्टीसाउसस मेथड। ठीक है, एक है हमारे पास रट्टीसाउसस मेथड, एक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू मेथड। मतलब उसके अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास ये मैट्रिक्स दिखाई देगी। यहाँ जो रियल एंट्री दिखाई दे रही है ये, वहाँ फिर हमें आयटा वगैरह लगा हुआ दिखाई दे जाएगा। तो इतने सारे मेथड से हमारे पास हैं। किसके लिए है मेथड? सभी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने के लिए है। ठीक है भाई, ऑल ऑफ मेथड क्या काम करेंगे? आइगन वैल्यू निकालेंगे और आइगन वेक्टर निकालेंगे। जब एक मेथड फेल हो जाएगा तब दूसरा मेथड निकल के आएगा। पावर मेथड अप्लाई नहीं होगा फिर जैकोबी निकल के आएगा, जैकोबी फ्लॉप हो जाएगा फिर गिवन रट्टीसाउसस वगैरह निकल के आएंगे। ठीक है, तो हमारा मुख्य उद्देश्य है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को ही निकालना। ठीक है, अगर आप सिंपल प्रोसेस से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा कंप्यूट द, या कंप्यूट की जगह ऐसे भी लिख सकते हो, फाइंड ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट करो या गणना करो, या फाइंड का मतलब ढूंढो द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मैं एक बार लार्जेस्ट वर्ड हटा दूं, आपको हटाना नहीं है, आपको ना क्वेश्चन से एक बार लिखना है, समझना आपको केवल। अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐसे कर दूं कि फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू या फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, फाइंड आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास इस लेक्चर नंबर 2 की तरह बन जाएगी। जैसा हमने कल लेक्चर नंबर 2 में 3x3 मैट्रिक्स का किया था, ठीक उसी प्रकार इसका क्वेश्चन से होगा। ठीक है, आज हम सेकेंड डिस्कस करेंगे पावर मेथड के ऊपर। तो आप इस क्वेश्चन को लिखने से पहले हेडिंग डालिए पावर मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम हेडिंग डालेंगे कि हमारे पास पावर मेथड क्या होता है। तो हम पावर मेथड को आज इस लेक्चर्स में केवल क्वेश्चंस करना सीखेंगे। ठीक है भाई, पावर मेथड हमारे पास क्या होता है ये पहले हम एक एक क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कुछ स्टेप्स से हमें समझ में आ जाए। पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कुछ स्टेप्स हमें समझ में आ जाए। तो इस लेक्चर्स में तो आज हम पावर मेथड की हेल्प से ये क्वेश्चंस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में इस पावर मेथड को थोड़ा सा और डिटेल्स में बताएंगे ताकि ये मेथड्स भी आपको याद हो जाए। फिलहाल के लिए आपको याद रखना है ये पावर मेथड अप्लाई करेंगे, ये कब अप्लाई करना है क्वेश्चंस के अंदर, ये कब अप्लाई करना है? जब हमें ढूंढना हो, नंबर 1 जब हमें ढूंढना हो फाइंड
जब हमें ढूंढना हो फाइंड लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, जब हमें ढूंढना हो फाइंड लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर तो साथ साथ आएगा ही आएगा इसके, एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। देखिए पावर मेथड आप कब अप्लाई करोगे क्वेश्चंस के ऊपर, जब हमें नंबर 1 पूछ ले फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग वेक्टर। दूसरा हम क्या करेंगे, अगर हमें पूछे फाइंड डोमिनेट, फाइंड एक ही बात है, इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा दोनों में करने के लिए, फाइंड डोमिनेंट आइगन वैल्यू, फाइंड डोमिनेंट आइगन वैल्यू, फाइंड डोमिनेंट आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। ये हमारे पास अगर ऐसा आ जाए तो इन दो प्रोसेस के अंदर हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे भाई, पावर मेथड को अप्लाई करेंगे। फिर हम जैकोबी मेथड, गिवन मेथड, रट्टीसाउसस मेथड्स, कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू मेथड्स को भी आगे से आगे लेक्चर्स में सीखेंगे। ये हम बेसिक्स लेक्चर में आपको डिटेल से बता चुके हैं। तो धीरे धीरे करके हम एक एक करके ऑल ऑफ मेथड्स को सीखेंगे। कौन सा मेथड कब अप्लाई होता है हमें कैसे पता चलेगा, एक बार तो यहाँ एमएससी में तो आपको एग्जाम में नाम लिख के देगा, बाकी कंपटीशन की जब तैयारी करवाई जाएगी तब आपको शॉर्ट बता दिया जाएगा। अभी मैं शॉर्टकट इसका बिल्कुल भी नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना है, ठीक है। तो आप अपना एक पूरा पैटर्न फॉलो करना है लंबी प्रोसेस का। तो आज आपको याद रखना है पावर मेथड क्या होता है। देखिए हम पावर मेथड अभी सीखा नहीं है, केवल आपको इतना याद रखना है ये पावर मेथड कब अप्लाई करना है, जब हमें ऐसे दे दे कि फाइंड लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, या क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ जाए फाइंड डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। बताओ क्वेश्चन में आपको क्या दिख गया, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर दिख गया। इसका मतलब हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, पावर मेथड यहाँ हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। यह हो सकता है ये लार्जेस्ट हटा दे और साइड में ऐसे लिख देता यूजिंग बाई पावर मेथड, यूजिंग बाई पावर मेथड, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चंस में ये लार्जेस्ट वर्ड हटा दे और ऐसे ये भी रहने दे और ये भी दे दे यूजिंग बाई पावर मेथड। तो अगर वो लिख के दे तो देखो देखते ही पहचान में आ जाएगा कि पावर मेथड का अप्लाई करना है, पर उसकी भी कोशिश ये रहेगी ये इस वर्ड को हिडन करेगा, ये इस अपने पावर मेथड को क्या करेगा, गायब कर देगा। आप खुद पहचानोगे कि जैसे क्वेश्चंस में हमें ऐसे दिखाई दे जाए लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, तो पावर मेथड अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, तो भी हमें पावर मेथड अप्लाई करना है। तो दो प्रकार की लैंग्वेज अपने पास क्वेश्चंस में आएगी, उस वक्त हमें पावर मेथड को अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो आप इतना कंफर्म हो गए कि इस दिए गए क्वेश्चंस के अंदर, तो अब आप लिख लो इसको क्वेश्चन नंबर 4 कि फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब ये पावर मेथड क्या होता है आज आप एक बार इस क्वेश्चंस के माध्यम से सीखिए, ठीक है भाई। यहाँ हम पहले तो ये सीख गए ना कब काम में लेंगे, तो ये दिखाई दे गया, इसका मतलब हम इसे काम में ले सकते हैं, और ले सकते नहीं लेना ही होगा पावर मेथड को। अब पहले तो मैं पावर मेथड को इस क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई करना बताता हूँ। बहुत सिंपल सा है कि एग्जाम में आप कैसे लिख के आओगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से आप एग्जाम में कैसे करोगे, है ना भाई, ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम में कैसे करोगे। तो देखिए सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशंस इट इज गिवन दैट, ठीक है भाई। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट कैपिटल ए बराबर, आप लिखिए इट इज गिवन दैट कैपिटल ए बराबर 1 3 -1 3 2 4 -1 4 और 10,
और देखिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चंस पेपर में आएगा, यहाँ देख के गलती मत कर देना। जैसा का जैसा क्वेश्चन में है एक बार फिर से चेक कर लेना। नंबर सही लिख दोगे पर प्लस माइनस हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि लिखने में ही गलती हो जाएगी तो अपन एंड तक गलती करते चलेंगे, है ना। फिर उसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास भी नहीं होगा, टाइम भी चला जाएगा। ओके, दूसरी इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, ये कभी कभार पूरे 20 नंबर का दे दिया जाता है। यस, ये कभी कभार, देखो ऑलवेज नहीं देगा, कभी कभार ये पूरे 20 नंबर का दे दिया जाता है। क्यों दे दिया जाएगा 20 नंबर का, क्योंकि अभी हम इसको करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो दोनों ही हिस्से का 20 नंबर का क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। ऐसा एक बार नहीं, पिछले मैं 10 ईयर्स की बात करूँ तो उसमें 4 बार ऐसा हुआ है। तो हो सकता है यही पूरे 20 नंबर का मिल गए। आगे के लेक्चर्स आप पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, है ना। पर एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह हमें हर एक मेथड सीखना है, क्योंकि हो सकता है रट्टी साउसेस मेथड ही दे दे लास्ट वाला, या हमें गिवन मेथड ही दे दे लास्ट वाला 20 नंबर का, तो हम इसके अंदर कोताही नहीं बरतेंगे, पूरा मैटर पढ़ेंगे। तो लिखिए इट इज गिवन दैट ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है भाई। अब देखो आप एक बार छोटी सी बात बताओ, ये कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 की। ये कितने ऑर्डर की है भाई, 3 क्रॉस 3 की। मैं बोलूं आइगन वैल्यू कितनी आएंगी इसके अंदर, मैं बोलूं आइगन वैल्यू कितनी आएंगी, तो आपको पता है λ1, λ2 एंड λ। 3 आइगन वैल्यू आएंगी। ठीक है, आइगन वेक्टर क्या आएंगे, आइगन वेक्टर कैसे आते हैं भाई, ऐसे आते हैं x1। देखो आइगन वेक्टर कैसे आते हैं, ये आ गया आइगन वेक्टर x इज इक्वल टू 3 गुना 3 का तो ऐसे ही आएगा 3 क्रॉस 1 में, 2 गुना 2 का होता तो ऐसे आ जाता x और y 2 गुना 1 में। फिर इसके लिए भी आएगा x। अब हो सकता है जो हमने लेक्चर नंबर 1 किया था, लेक्चर नंबर 1 किया था तो उसमें हमने 2 क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन में तो ऐसे आए थे 3, 3 और 6। एक क्वेश्चन में क्या आए थे 3, 3 और 6, यानी 2 आइगन वैल्यू एक समान आई थी, एक डिफरेंट आई थी। तो पावर मेथड की क्या खास बात होती है कि आप इसे तभी अप्लाई करोगे जब आपके पास सभी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो। पावर मेथड कब अप्लाई होता है, पावर मेथड कब अप्लाई होता है, जब ऑल ऑफ ए आइगन वैल्यू क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, यानी भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ हमारे पास आइगन वैल्यू 2 वैल्यू एक समान है, तो यहाँ पावर मेथड अप्लाई नहीं होगा, इसलिए इसका डिफरेंट होना जरूरी है। मान लो कुछ भी आ जाए 3, 6 आपस में तीनों मैच ना हो, तो ये पावर मेथड की खास बात होती है। बट इसके लिए क्या आपको पहले आइगन वैल्यू निकालोगे, नहीं निकालना, ये कंपटीशन के लिहाज से बोला जाता है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था कि आइगन वेक्टर ऐसे ही तो आएंगे x1, x2 और x3। मान लो ये एक आइगन वेक्टर है, ऊपर 1 लगा लिया, ये दूसरा आइगन वेक्टर है, ऊपर 2 लगा लिया। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो x1 और चाहो तो x2, पर यहाँ से आपको दिक्कत हो जाएगी। 1 का मतलब पहले वाले वेक्टर्स हैं, x2 का मतलब दूसरी वाली आइगन वैल्यू के लिए क्या है, वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे कि आइगन वैल्यूज तो हमें लेमडा में देता है, आइगन वेक्टर को हमें ऐसे देता है। स्टार्टिंग में हमें एक आइगन वेक्टर मानना है, तो आपने इतना लिख लिया ना, इट इज गिवन दैट कैपिटल A इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब आपको सबसे पहले एक आइगन वेक्टर मानना है। लेट x और 0 लगा लेना ऊपर। x 0 हमारे पास एक आइगन वेक्टर है, जो आपको पता है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो 3 क्रॉस 1 में आएगा। बी द इनिशियल से आइगन वेक्टर, बी द इनिशियल प्रारंभिक है, बी द इनिशियल आइगन वेक्टर, बी द इनिशियल आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर्स। देखिए हमने सबसे पहले माना कि हमारे पास एक ये x नोट है, ये एक इनिशियल आइगन वेक्टर है। ठीक है भाई, ये हमारे पास इनिशियल आइगन वेक्टर है। अब हम इसको क्या माने स्टार्टिंग में, सबसे पहले तो हमारे पास यही चैलेंज रहेगा कि स्टार्टिंग में आपको एक आइगन वेक्टर मानना है। देखिए स्टार्टिंग्स में आपको एक आइगन वेक्टर मानना है। हमने मान लिया 1 0 0,
हमने क्या मान लिया भाई, 1 0 0 बी द इनिशियल आइगन वेक्टर। आप साइड में लगा के ये लिख लो, रफली लिख लो, जरूरी नहीं आप 1 0 0 मानो, आप 1 0 0 भी ले सकते हैं, या आप 0 1 0 भी मान सकते हैं, या आप 0 0 1 भी मान सकते हैं, या आप 1 1 1 भी मान सकते हैं, या फिर आप 1 1 0 भी मान सकते हैं, या फिर आप 1 0 1 भी मान सकते हैं, या फिर आप 0 1 1 भी मान सकते हैं। ऐसे कितने सारे भी मान लेना। तीन बातें, सॉरी एक बात ध्यान रखना, बस तीनों वेक्टर 0 नहीं होने चाहिए। तीनों वेक्टर अक्ष के क्या नहीं होने चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आइगन वेक्टर क्या होता है, लेक्चर नंबर 1 में बताया था, ए अक्ष इज इक्वल टू लेमडा इंटू अक्ष। ध्यान दीजिए, ए अक्ष इज इक्वल टू लेमडा इंटू अक्ष आइगन वेक्टर कहलाएगा जब अक्ष हमारे पास क्या हो, नॉन जीरो। अक्ष हमारे पास क्या हो, नॉन जीरो। तो तीनों 0 नहीं होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, और एक से ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हमने प्रारंभ में माना है, क्यों? क्योंकि किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें मूलतः कोई परिवर्तन नहीं आता। अरे इसको मैं i से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से 1 0 0 0 1 0 से, तो क्या फर्क पड़ेगा, वापस a का a ही आएगा। इसलिए हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, इनिशियल से वेक्टर है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप 1 0 0 मानो, आप 0 1 0, मतलब तीनों 0 नहीं होने चाहिए, 0 1 0 मान सकते हो, या आप 0 0 1 मान सकते हो, या आप तीनों 1 मान के देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो जी, तीनों आप 1 1 1 मान सकते हो, या कोई 2 1 मान लिया 1 0, कोई 2 1 मान लिया 1 0, कोई 2 1 मान लिया 1 0। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी रो को आप a को इससे मल्टीप्लाई करो, वापस यही आएगी। किसी भी रो को आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लगभग यही घूम फिर के लास्ट का जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, रो में तो फर्क पड़ेगा, इससे 1 1 1 से थोड़ा सा चेंज होगा, ये 1 इंटू 3 इंटू -1 इंटू, बट लास्ट का आंसर हमारे पास एक समान आएगा। तो इस दुविधा से बचने के लिए आप क्या करो कि या तो आप 1 0 0 ले लियो, 0 1 0 मानो तो ठीक है, 0 0 1 मानो तो ठीक है। अब बुक में जो क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है वो अपने हिसाब से मानेगा, तो आंसर्स में 19 21 का फर्क होगा। जैसे मान लो अपना आंसर आया 1.6667, तो बुक वाले का आंसर आ गया 1.658। तो आप भी समझ सकते हो कि लगभग हमारे पास क्या है, एक दूसरे के इक्वल ही आंसर्स हैं। तो थोड़ा बहुत हमारे पास इसको डोम या लार्जेस्ट आइगन वैल्यू देखते वक्त ऐसा हो सकता है, बट मैक्सिमम आंसर्स हमारे पास एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो आप या तो 1 0 0 मानना, या फिर आप कभी इच्छा हो बदल के मानने की तो 1 1 1 मानना भाई। ठीक है, या फिर आप 1 1 1 मानना। देखो बुक वाले की तरह नकल नहीं करनी है। एग्जाम्पल देखोगे आप, मान लो बुक्स के अंदर, क्योंकि मैं कुछ होमवर्क दूंगा तो आप बुक के अकॉर्डिंग चलोगे, उसमें कैलकुलेशंस ढूंढने लग जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आप या तो मानोगे 1 0 0, या आप मान लेना 1 1 1। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ जाए तो या तो मान लेना 1 0, या आप मान लेना 1 1। इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस केवल ये मानना है आपको। आगे ये सबसे सिंपल सी प्रोसेस है। ठीक है, तो मोस्टली जनरली आप 1 0 0 मान लेना, या फिर आपकी मर्जी आप 1 1 1 भी ले सकते हो। इसी प्रकार 2 क्रॉस 2 में भी ऐसे ही होगा। ठीक है भाई, तो ये हमने एक सिंपल सा क्या मान लिया है, एक आइगन वेक्टर मान लिया है। लिख के बताओगे ये इनिशियल आइगन वेक्टर है। इनिशियल माना तो हमने क्या माना, ये 0 आ गया। इनिशियल माना तो मतलब प्रारंभिक में जब हमने चलना भी स्टार्ट नहीं किया था आइगन वेक्टर्स के लिए, माना इस रो के ऊपर है 0 पोजीशंस के ऊपर है, हमें 1 2 3 4 आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ना है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालने के लिए। तो स्टार्टिंग में ये 0 वैल्यू नहीं है, ये संकेत है कि आपका स्टार्टिंग में इनिशियल से आइगन वेक्टर क्या है, ये 1 0 0 है। हो सकता है आप ऐसे भी मान लो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं लेक्चर्स नंबर 2 में लिख के बता चुका हूँ, है ना। चाहे कॉलम में लिखो, चाहे कॉलम रो लिख के पावर टी लगा दो। ओके भाई, तो लैंग्वेज हमारे पास यही रहेगी कि लेट
इट इज गिवन दैट कैपिटल ए इज इक्वल टू दिस एंड लेट x 0 x की पावर 0 ब्रैकेट लगा देना इज इक्वल टू 1 0 0 बी द इनिशियल आइगन वेक्टर। ठीक है, अब इनिशियल आइगन वेक्टर तो आपको क्या निकालना है, a x 0 निकालो। देन a x नोट क्या होगा, ये a और ये x नोट क्या होगा। ठीक है, तो पहले लिखिए मैट्रिक्स A क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स A 1 3 -1 1 3 -1 3 2 4 3 2 4 -1 4 10 -1 4 10। अभी तो देखते जाइए कितनी बार चली गई, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है, बस यही मानना था आपको स्टार्टिंग में। अब आपने ये निकाला इसका AX नोट, ये आपने क्या निकाला AX नोट। अब ये इंटू x नोट हमारे पास क्या है 1 0 0, ये हमारे पास क्या है भाई 1 0 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा भाई, 1 को 1 से किया +0 +0 1 आ गया, 3 0 0 3 आ गया, -1 0 0 -1 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आया। अगर आप यहाँ 1 1 1 लेते तो ये 1 + 3 + -1 थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग होती, पर लास्ट राइट आंसर चलता। ठीक है, लास्ट राइट आंसर से चलता। तो ये आपको निकालना है AX नोट। ये देखिए हमने AX नोट निकाल लिया। अब यहाँ आने के बाद आप एक बात का और ध्यान रखोगे, यहाँ जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है आप उसे कॉमन ले लो। यस, यहाँ जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है आप उसे कॉमन ले लो। कॉमन, अब सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन है, तो आप मॉडुलस के अंदर देखोगे 1 3 और -1। कहने का मतलब आप इस नेगेटिव साइन की तरफ ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ बड़ा कौन है 3, अगर 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ले लेते, मान लो तीनों ही 1 आ जाते तो 1 बाहर ले लेते। सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन है, यहाँ 3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि आप 3 1/3 1 और -1/3 -1/3 है ना, मतलब करके देख लो सही। ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये वापिस आ जाएगा। तो यहाँ के ध्यान रखना जो सबसे ग्रेटर नंबर हो, प्लस माइनस की तरफ ध्यान नहीं देना है, पॉजिटिव नंबर को ही ध्यान में रखना। 3 आप कॉमन ले लो, तो क्या मेरे पास ये ऐसे बन गया क्या, लैम्डा इंटू x। देखो 3 बराबर के साइन लगाना, ये हमारे पास लैम्डा इंटू x नोट बन गया क्या, और ये लैम्डा स्टार्टिंग का तो 0 मान लो, इसके 0 लगाया है तो इसके भी आप 0 लगा लो। तो मैं बोल सकता हूँ आइगन वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3, आइगन वेक्टर क्या आ गया मेरे पास 1/3 1 और -1/3। ठीक है, और अब देखो स्टार्टिंग के लिए चल रहे थे, अब ये वैल्यू आ गई, इसे आप लैम्डा 1 x1 मानना, 0 नहीं भाई सॉरी, आप इसे लैम्डा 1 x1 मानना। ठीक है, बस इसमें यही ध्यान रखना था कि स्टार्टिंग में हमें ये आइगन वेक्टर लेके चलना है। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, इसमें जो सबसे लार्जेस्ट है उसको आप बाहर ले लो। ये पावर मेथड की प्रोसेस है जो समझाएंगे आपको बाद में या नेक्स्ट लेक्चर्स में समझाएंगे, इसमें तो ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। बड़े से वैल्यू को बाहर ले लिया और इसको आपने ऐसे लिख लिया, और ये हमारे पास ऐसे बोल दो ये आइगन वैल्यू है और ये क्या है आइगन वेक्टर है। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है आइगन वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है आइगन वेक्टर है। और इसको लैंग्वेज में लिख के दिखा दो, 10n अप्रोक्सीमेट, ऐसे लिख दो 10n आइगन वैल्यू इज 10n आइगन वैल्यू इज बताइए ये किसका काम करेगी, आइगन वैल्यू इज लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3 एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एंड करस्पॉन्डिंग अप्रोक्सीमेशंस लगाना आप। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से आइगन वेक्टर इज x1। इस आइगन वेक्टर को आप x1 मानोगे, कितना आया है 1/3 1 और 1/3, और इसको ऐसे लिख देना 1/3 1 और -1/3 और ऊपर t लगा देना। ये ऐसे कैसे लिखो तो आप ऐसा कैसा लिख सकते हो। अप्रोक्सीमेशन क्यों लगाया, क्योंकि 1 में 3 का भाग देंगे
1 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो 0.33 आएगा। अरे 1 में 3 का भाग दोगे तो देखो ऐसे आता है 0.333333 है ना। अब देखो हमारे पास क्या करना है, आप इसको लगभग कोई भी 3 डिजिट तक रोक लेना, इसको 3 डिजिट तक रोक लेना। अगर इसके आगे का लेटर 5 या 5 से ग्रेटर है तब तो इसमें एक बढ़ा के लिख देना, अदरवाइज इसे ऐसे कैसा लिख देना। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 333 लिख दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको 333 की बजाय आप ऐसे लिखो, ये हमारे पास क्या आ गया 0.33, 3 डिजिट तक चलना आप, एवरेजली आप 3 डिजिट तक चलना। ठीक है, 333 की पावर टी। तो मैंने क्या लगा दिया, पूरा वैल्यू लिखते हो इसलिए मैंने लिख दिया अप्रोक्सीमेशन, लगभग जो आइगन वेक्टर है वो कितना है, ये है, ये 3 फिक्स है। तो इसके पीछे कोई भी अगर ये भी पॉइंट में होता तो हम क्या बोल देते कि अप्रोक्सीमेशन आइगन वैल्यूज इज λ1 एंड करस्पॉन्डिंग आइगन अप्रोक्सीमेशन से दिस। ठीक है भाई, बस अब इसी स्टेप्स को अगेन एंड अगेन रिपीट करते जाओ। कब तक रिपीट करेंगे वो भी हम आपको एक बार बताएंगे। कब तक रिपीट करना है, जब तक ये 2 आइगन वेक्टर एक जैसे ना आ जाएं। तो चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लिखोगे आप नाउ वी हैव, आप तो यहाँ से नीचे से लिखिए, मैं इधर से लिखता हूं, नाउ वी हैव। अब आप निकाल लो, 0 की जगह 1 कर दो, x1। अब आप 0 की जगह क्या कर दो, x1 में आ जाओ। x1 कितना है हमारे पास है 0.333। तो देखिए a को a रहने दो, अब आ जाओ आप x1 के ऊपर, अब आ जाइए आप x1 के ऊपर। ठीक है, आपको नीचे लिखना है, जैसे आपको ऐसे लिखना है, नाउ ax1 इज इक्वल टू, ये तो आ जाएगा a 3 2 4 माइनस का 1 4 10। अब बताइए हमारे पास x1 कितना आया है, अभी निकाला है 1/3, पर ऐसे लिखना पे 0.333, 1 और माइनस का 0.333, सही से तो ऐसे बोला जाता है 0.333, बट आप 333 बोल सकते हो क्योंकि वहाँ कोई सुनने नहीं आएगा, करना है आपको। ठीक है, अब इसका क्या आएगा, इसी प्रोसेस से आप यहाँ चलिए। ठीक है, तो मैं ये ऊपर लिख लेता हूँ, आप इसके बराबर में लिखिए, नाउ ax1, तो ये a हो गया, और ये हमारे पास है, मैंने क्या लिख दिया है, x1 लिख दिया है। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया है, x1 लिख दिया है। और यही प्रोसेस हमें अप्लाई करते रहना है, कब तक, जब तक हमारे पास 2 आइगन वेक्टर एक जैसे ना आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं एक बार इसे रफली लिख रहा हूं कि पहली वैल्यू, आइगन वैल्यू कितनी आई 3, और आइगन वेक्टर कितना आया आपके पास 0.333, 1 और माइनस का 0.333। अगर दोबारा हमारे पास x2 यही आ गया तो वहीं तक रुकना है, बस मैं यही समझाना चाहता, तब तक रुकना है जब तक लास्ट 2 आइगन वेक्टर एक समान हो जाए। तो ये लिखना मत, केवल हमने आंसर्स के लिए लिखा है। ठीक है, तो चलो अब इसे हटा दो और इसे हटा दो। ओके, अब हमारे पास क्या आ गया, a इंटू x1 आ गया। x1 हमारे पास क्या था भाई 0.333, और ये 1 और ये माइनस का 0.333। ठीक है, अब आपको इसे मल्टीप्लाई करना आपके लिए चैलेंज रहेगा, तो कैलकुलेटर्स आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ रहेगा। गलती मत कर देना गुणा करते वक्त, इसके अंदर 1 को इससे करेंगे तो यही आएगा, 3 को इससे करेंगे 1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो मतलब ये कितना आ जाएगा, 1 को इससे किया 0.333, प्लस 3 से किया तो प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस 0.333, तो ये आ जाएगा 3.666। ये कितना आ गया भाई 3.666। ठीक है, इसी प्रकार इसको करो, 3 को इससे करेंगे तो जहाँ तक कोशिश करो खुद से होता है तो ठीक है 999, 2 को इससे करेंगे प्लस का 2, और इसको कर लो 4 से, तो ये आ जाएगा, माइनस को करेंगे 4 मल्टीप्लाई 0.333,
तो ये आ जाएगा माइनस का 1.332, इसमें ऐड कर दो 2.999, इसमें ऐड कर दो 2 पॉइंट, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे, ये आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेना, इसमें क्या समझाना लग रहा है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई डिजिट आप छोड़ ना देना, कोई भी डिजिट आप छोड़ ना देना, ठीक है। इसी प्रकार इसको करेंगे, ये माइनस में आ जाएगा 0.333, ये प्लस का 4 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.33 आ जाएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा, 3.33 आ जाएगा। तो बता दो ये कितने आ जाएंगे, माइनस का 0.333 प्लस का 4 माइनस का 3.33, ये आ जाएगा 0.337, ये आ जाएगा हमारे पास है 0.337, ठीक है भाई। अब यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो बताइए, ये पॉइंट वाला, 1 वाला या 3 वाला, सबसे बड़ा नंबर है तो ये है 3 वाला, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है उसको आप आइगन वैल्यू मानोगे, बाहर निकालिए, बाहर निकालने का मतलब इसी का भाग दे दीजिए, तो ये तो आ जाएगा 1, भाई कॉमन लेने का मतलब इसी का 3.66 का भाग दे दीजिए, सभी के अंदर बाहर मल्टीप्लाई में ले लिया ना, तो 1.667 में भाग दोगे 3.666 का, तो ये आएगा हमारे पास है पॉइंट, देखो एक बार मैं समझा देता हूँ फिर मैं नहीं बताऊंगा आगे आगे, ऐसे आ रहा है, आपको कहाँ तक रोकना है, 3 डिजिट तक। अगर आगे का लेटर 5 या 5 से ग्रेटर है, जैसे अब की बार ग्रेटर है तो इसमें 1 जोड़ दो, ये 455 हो जाएंगे। अरे वैसे भी देख लेना 719,000 के निकट है तो 1 बढ़ेगा, तो 0.455 ये आ जाएंगे हमारे पास से 0.455। इसी प्रकार इसमें भी भाग दे दो, 0.337 में भाग दे दिया 3.666 का, तो ये आ गया 0.0991 और 1 की बजाय 2, 1 की बजाय 2, क्योंकि क्या आ रहा था हमारे पास 0.09192। देखो रोकना कहाँ तक है, 1 2 यहाँ तक रोकना है, तो बताइए एक लेटर 9 है तो इसमें 1 जोड़ दो, 0.92 आ गया, ठीक है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी वैल्यू हो उसी का तीनों के अंदर भाग देके लिख दो, उसे बाहर लिख लो, तो बताइए ये हमारे पास क्या बन जाएगी 3 इक्वल के साइन लगाना, ये λ2 और ये हमारे पास है वेक्टर, आइगन वेक्टर x2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, आइगन वेक्टर x2, ठीक है। अब आप यही प्रोसेस लिखते रखना, 10n, अब आप क्या लिखोगे 10n। अब की बार देखिए आइगन वैल्यू ये है, ये आइगन वैल्यू है और ये हमारे पास आइगन वेक्टर है, देखिए ये आइगन वैल्यू है और ये हमारे पास है आइगन वेक्टर, ये आइगन वेक्टर लगभग बराबर ले लो, अप्रोक्सीमेशंस बोल दो, अप्रोक्सीमेट 10 एन अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यू λ2 इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखोगे 3.66 लिख दो, या इसको लगभग किसके बराबर मान लो, 4 के बराबर मान लो, ठीक है। इसे हमने लगभग किसके बराबर मान लिया, 4 के बराबर, अप्रोक्सीमेशंस लिख दिया, एंड करस्पॉन्डिंग अप्रोक्सीमेशंस आइगन वेक्टर इज 1 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा, इसके अब की बार 2 लगा दो, ये कितना आ जाएगा 1, और अगर कॉलम के रूप में, रो के रूप में लिखना चाह रहे हो तो आप रो के रूप में लिख दो, और ऊपर क्या आ जाएगा t, चाहे तो ऐसे लिख दो t, चाहे इसको ऐसे कॉलम के हिसाब से लिख सकते हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी हमारे पास जो सेकंड टाइम में आंसर आया है वो 4 आया है, और आइगन वेक्टर कितना आया है हमारे पास 1.455 और 0.092। आप तो ये बताइए, ये जो x2 आइगन वेक्टर निकाला है क्या ये x1 आइगन वेक्टर के इक्वल है, नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसका मतलब हमें और चलना पड़ेगा। मान लो कि इसकी वैल्यू भी यही आ जाती सेम, तो हम यहीं तक रुक जाते और यही हमारे पास आंसर हो जाता, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ये पूरे 20 नंबर का आएगा, इसका मतलब ये टाइम लेता हुआ चलेगा। फिर लिखो अगेन नाउ वी हैव, फिर आप क्या लिखोगे, फिर से अगेन नाउ वी हैव। अब आप समझ गए हैं, x2 निकाल चुके हैं तो यहाँ क्या करोगे x2, अरे x2 निकाल चुके हैं तो यहाँ क्या करोगे x2। अब यहाँ जो x2 निकाला है वो रख दीजिएगा,
यहाँ जो x2 निकाला है आप वो रख दीजिएगा। लैंग्वेज हमारे पास ये आ ही जाएगी, लैंग्वेज ये हमारे पास आ ही जाएगी, ठीक है। लैंग्वेज ये हमारे पास आ ही जाएगी। क्या निकाला है x2, क्या निकाला है भाई, अभी अभी 1.455 1.455 और 0.092 बस चैलेंज रहेगा। तो अभी ये रहेगा, कैलकुलेशन सही कर लेना। इसमें भी क्या चैलेंज है, बैठे बैठे एग्जाम में बढ़िया आपका टाइम पास हो जाएगा और बढ़िया आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा स्पीड से करना, कोशिश करना आप इसे अच्छे से मेंटेन कर सको। ये 1, ये 3 इंटू, तो मैं कर लेता हूँ इसको 3 इंटू 0.455 प्लस 1 माइनस 0.092, ये 2.273 आ गया है। ये आ गया हमारे पास 2.273। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते वक्त तो मैं पहले ही अलग से निकाल लूँगा और डायरेक्ट देख देख के लिख दूंगा, आपका भी थोड़ा टाइम बचेगा। आप समझ तो गई कि प्रोसेस हमारे पास यही होने वाली है। ये आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 455 को करें 910.910 है ना भाई, 400 दुनिया 800 और 110 910 प्लस 4 इंटू 0.09 0.368, 4 को करेंगे तो 0.368, इसमें जोड़ दो आप 3.910 4.278, ठीक है भाई। 4 कॉल कैलकुलेटर रहेगा आपके हाथ में, आप आराम से इस कैलकुलेशंस को सोल्व कर सकते हो। ये माइनस का 1, ये कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 1 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 0.455 प्लस का 1.82 और 10 से करेंगे तो ये 0.92 आ जाएगा, है ना भाई। 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0.92, यहाँ रख दो 0.92, मतलब 0.92 में 1.82 जोड़ दो और इसमें से एक कम कर दो, 1.74 आ गया। ये आ गया है हमारे पास 1.74, ठीक है भाई। ये आ गया है हमारे पास 1.74, समझ गई। अब यहाँ के क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4.278, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4.278, ठीक है भाई, 4.278। इसका भाग दे दो इसके अंदर भी, 2.273 के अंदर भाग दोगे 4.278 का, तो आंसर आएगा 0.531, 0.531। आपको रोकना आ गया ना, इसके आगे 3 लिखा है कैलकुलेटर में तो आपको 1 तक ही रोकना है। अरे ऐसे लिखा है 53132, यहाँ तक रोकना है तो ये 5 से छोटा है तो 31 का 31 रहने दिया। अगर 5 या 5 से बड़ा होता तो 32 कर देते हैं, ठीक है। वैसे ये लास्ट समझा दिया, अब इसे और नहीं बताऊंगा। इसी प्रकार भाग दो 0.427 में, इसमें 4.27 में भाग देंगे तो ये हमारे पास 1 का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 1.74 में भाग दो आप 4.278 का, 278 का, तो 0.406, तो 0.406 के आगे 7 है तो 8 कर देते हैं, 0.406 का 7 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 0.407, ठीक है भाई। ये आ जाएगा हमारे पास 0.407। अब आप यहाँ 3 बराबर के साइन लगाना, ऐसे देख लेना, x2 है तो 3 आएगा, 3 है तो ये आइगन वैल्यू लेमडा 3 आ जाएगी और ये अक्स के ऊपर 3 आ जाएगी, ये अक्स के ऊपर 3 आ जाएगी। आप तो ये देख लेना, क्या ये 3 वाला इससे मैच कर रहा है x2 से, नहीं, ये अलग है 1, ये 0.57 अलग है, तो मतलब डिफरेंट हैं दोनों। इसका मतलब हमें आगे और बढ़ना है, ठीक है। तो लैंग्वेज में यही लिखोगे, दस एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ लेमडा 3। लेमडा 3 हमारे पास कितनी आ गई, इसको आप 4.2 लिख लो भाई, 4.2 लिख लो। पहले वाली हमारे पास 3.666 थी, ध्यान देना भाई, उसे आप 3.6 लिख लो। इसको आप ना लगभग, क्योंकि इसके पीछे भी एक वो है
पॉलिटिक्स मान लो या इसके पीछे कुछ समझना है वो मान लो आप, ये 3.6 मान लेना, ठीक है भाई। 4 को काट के, क्योंकि 3.6 को 4 के लगभग नहीं मानेंगे, इसे हाँ 3.5 के बराबर आप मान सकते हो, तो एक बार 3.6 ही लिख लो, एक डिजिट तक ही छोड़ दो आप, ठीक है। यहाँ आप क्या करोगे, 4.278 को 4.2 मान लो, या पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख देना। एंड करस्पॉन्डिंग अप्रोक्सीमेशन आइगन वेक्टर क्या है हमारे पास, अक्ष 3। आइगन वेक्टर क्या है हमारे पास, अक्ष 3, तो ये है 0.531, ये हमारे पास क्या है 0.531, ये कितना है 1, ये कितना है 0.407 है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि ये दोनों हमारे पास, ये अक्ष 2 और अक्ष 3 एक समान नहीं है, इसका मतलब हमें फिर से क्या करना होगा, प्रोसेस अप्लाई करनी होगी। तो आप लिखते चलना, सेम ही लैंग्वेज रहेगी, अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहना, क्योंकि आप रफ में निकालोगे तो भी आपको उतना ही टाइम लगना है। तो अब आप यहाँ क्या रखोगे, अक्ष 3 रखोगे, अक्ष 3 रखेंगे तो यहाँ किसकी वैल्यू आ जाएगी, कौन से आइगन वेक्टर आ जाएंगे, अक्ष 3 वाले आइगन वेक्टर आएंगे। यहाँ हमारे पास कुछ और आ जाएगा और यहाँ कुछ और आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन चेंज होती रहेगी, आप चलते रहिएगा, है ना भाई। कैलकुलेशन चेंज होती रहेगी और आप चलते रहिएगा। कब तक चलेंगे देखते हैं आज। लिखिए अक्ष 3, अक्ष 3 क्या है हमारे पास 0.531, 0.531 और 1 और 0.407, एक बार मैं लिख लेता हूँ ताकि अपने पास गलती ना हो। अक्ष 3 कितना है हमारे पास, 0.531, 1 और 0.407, ये आपको लिखने नहीं है भाई, ये केवल अपने एक बार आइडिया सा ले रहे हैं ताकि कहाँ तक अपने को चल के रुकना है। चलिए अभी आप इस स्टेप्स को सोल्व कीजिए। तो ये तो आ जाएगा पॉइंट ऐसा कैसा, ये 3 एकम 3 और ये माइनस ऐसा कैसा, ये तो सीधा सीधा ही आ गया भाई। 3.531 माइनस 0.407, ये बचा हमारे पास, और 407 घटा दिया, 3.531। कैलकुलेटर से सही निकाल लेना भाई, गलती हो जाएगी, हम जिम्मेदार नहीं हैं। 3.124, आप खुद भी जिम्मेदार नहीं हो, बस आप प्रैक्टिस को जिम्मेदार ठहरा सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस गलती हो गई तो। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0.531, तो ये आ गया 1.593 प्लस 2 एकम 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.407 से, और इसमें ये जोड़ दो 3.593। मतलब पूरा कैलकुलेटर पे आप भरोसा मत करो, है ना। आप सोच रहे होंगे मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ, कैलकुलेटर कभी गलती नहीं करेगा, बट आपने मान लो 5 दबाया, दब गया 6, तब देख लो जिम्मेदार कौन है। इसलिए आप कोशिश करो खुद से खुद ही कर लो। तो ये 4, देखो ये प्लस का 4, ये माइनस का 0.531, और 10 से करेंगे तो 4 पॉइंट्स रख के आ जाएगा आगे 4.07, तो 4 और 4 8.07, 8.07 माइनस 0.531, ये आंसर आया 7.539, 7.539। अब बताइए यहाँ सब क्या देखना है, सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, सबसे ग्रेटर वैल्यू 7.539, भाग दीजिए। सबसे पहले इसके अंदर दीजिए, 3.124 में भाग दिया 7.539 का, तो ये आया 0.414। आगे रुक जाना, बस 3 है तो 4 ही रहेगा आगे। 5.221 में भाग दिया 7.539 का, ये आया 0.69, और आगे वाला 3 कर देना, क्योंकि 5 है, आगे वाला डिजिट 2 है, 2 के बाद 5 है तो 3 कर देंगे, और इसी में इसी खुद का भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब आप बताइए ये क्या है, अक्ष 3 तक, तो इसको किसके बराबर करोगे, 4 के, तो ये तो आ जाएगा लैम्डा 4 और ये आ जाएगा अक्ष 4। यानी ये तो हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यू, और ये क्या है, आइगन वेक्टर।
क्या ये आइगन वेक्टर x4 इस x3 के बराबर है? तो ध्यान से देख लीजिएगा भाई, ये तो पॉइंट 531 है, ये पॉइंट 414 है, फिर ये 1 है और ये पॉइंट 693, ये फिर एक से भी आधा है, ये एक बराबर नहीं है। इसका मतलब आप फिर से चलोगे तो लिखिए यहाँ आइगन वैल्यू क्या है 10 एंड अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यू लैम्डा फॉर आइगन वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास है 7.5, लिख दूँ ना इसे शॉर्ट में 7.5 पे। करस्पॉन्डिंग द आइगन वेक्टर x4 क्या है आइगन वेक्टर 0.410 0.693, ये आ जाएगा हमारे पास है 0.693 और ये आ गया हमारे पास है 1। कहने का मतलब हमने जो निकाला हमारे पास है लैम्डा 4 कितना आ गया, मैं इधर लिख लेता हूँ, अपने पास जगह नहीं है, 7.5 है और x4 हमारे पास कितना आ गया है 0.414, 0.693 और ये 1। ठीक है भाई, ये आ गया है हमारे पास से x4 आ गया है। अब बताइए हमारे पास से x4 आ गया 3 के बाद, तो अब यहाँ क्या करेंगे नाउ वी हैव, अब यहाँ क्या लगाएंगे x4 लगाएंगे, x4 लगाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे ऐसे x4 वाली वैल्यू लिखेंगे, कितनी आई है 0.414, 0.693 और ये 1। अब आप इसकी कैलकुलेट करके लाइए, इसका आंसर हमारे पास है क्या आता है। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू लेके आनी है, तो आपको पता है ये चीज़ें टाइम खाएंगी, ना तो आप इसे रट सकते हो और ना ही आपको ये रटना है। और एग्जाम में मान लो आपको सेम क्वेश्चंस भी मिल जाएगा तो भी आपको भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैट्रिक्स में देते वक्त मान लो एग्जाम में ये माइनस का साइन हटा के इस माइनस के 4 के लगा दिया तो आपको पता है पूरा ग्राफ ही चेंज हो जाएगा, पूरी कैलकुलेशन ही चेंज हो जाएगी। इसलिए कैसा भी क्वेश्चन हो ऐसे में सोचना कि सर हमारे पास बुक में तो ये माइनस इधर दिया था, ये इधर कैसे आ गया, आप वहाँ किंतु परंतु नहीं कर सकते। जैसा भी आपको क्वेश्चन मिले वही सेम क्वेश्चन मान के आपको चलना है। ठीक है, अब आप ये प्रोसेस अप्लाई करोगे कब तक, जब तक ये आपके पास एक समान ना हो जाए। ठीक है, चलो एक बार करके देखते हैं, इसे लास्ट करके देख लेते हैं, या तो हो जाएगा नहीं और आगे देखेंगे एक बार। ये 1 से किया 0.414, 3 से किया 3 मल्टीप्लाई 0.693, देखो इसको 3 से किया माइनस का 1 प्लस आप अपने हिसाब से निकालोगे 1.493, मेरे पास आ रहा है 1.493। ठीक है, यहाँ देख लेना बस कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं मैच कर लेता हूँ, 3 गुना, क्योंकि मेरे को लगता है एक डिजिट कम दबा है, 693, ये आ जाएगा 2.079 और ये माइनस का 1। अब कर देता हूँ मैं 0.414 प्लस 2.079 माइनस 1, 1.493। सही है भाई, ऐसे वहम ही था। अब इसको करो, 3 को इससे किया 3 मल्टीप्लाई 0.414, 3 मल्टीप्लाई 0.414, ये आ गया 1.242। इसको इससे किया 2 मल्टीप्लाई 0.693, ये आ जाएगा 1.386 और प्लस 4 ऐड कर लो, 1.242 में 1.386 में प्लस 4 में 6.628 आया है। कितना आया भाई हमारे पास 6.628 आया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या जाएगा नेक्स्ट, माइनस का आप अपने हिसाब से निकाल लेना भाई, माइनस का 0.414 प्लस का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 0.693, ये आ गया 2.772 प्लस का 10, तो 10 और 2 12.772, घटा दिया इससे 0.414,
ये आ गया 12.358, 12.358। ठीक है, अब बताइए हमारे पास यहाँ सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है भाई? हमारे पास यहाँ सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? तो ये है हमारे पास 12.358। क्या करेंगे, इसके अंदर भाग दो, 1.493 में भाग दिया 12.358 का, तो आंसर आ गया हमारे पास 0.120 की बजाय 1 कर देना, 6.628। इसके अंदर भी भाग दे दिया, इसी का भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 12.358। ये आ गया है हमारे पास से 536, और इसी के अंदर इसी का भाग देंगे 1, यानी जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट वैल्यू है तीनों में उसी का भाग दे दो, आप इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, वापस यही आएंगे। तो यहाँ देख लेना, फिर आप यहाँ क्या आ गया 4 आ गया, तो ये किस में चले जाएंगे 5 में चले जाएंगे, मतलब ये बराबर है, 3 बराबर के साइन लगाना, ये 5 है और ये आइगन वेक्टर हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक छोटा सा रूल्स बताता हूँ, ऐसे तो ये पता नहीं कब तक चलता जाएगा, पर अपने को एक आइडिया लेना है। आपको पता है कि ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। अगर मैं 1.5 लिख दूंगा तब तो वो आगे वाले की ओर आएगा, और 1.5 से कम रहेंगे तो वो पीछे की ओर चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये बताइए 0.414 किसके बराबर है? 0.141 किसके बराबर है? एक प्रकार से देखूं तो मैं आधे से कम है ना, ये देख लो, ये हमारे पास हाफ से क्या 0.500 से कम है तो 0 लिखो, मतलब 0.500 से कम है तो आप एक बार 0 लिखो, करना नहीं आपको, ऐसे देखना है। 0.500 से ज़्यादा है, इसे आप 1 लिखो और ये 1 आ गया। इसी प्रकार ये देखो इसको 0 लिखेंगे, 0.5 से ज़्यादा है तो इसे 1 लिखेंगे और ये 1 लिखेंगे। आपने देखा कि ये दोनों बराबर आ गई, आपने क्या देखा कि ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, एक प्रकार से बराबर आ गई। आइडिया मिल गया है इसे। ठीक है, कहने का मतलब हमारा को ऐसे बोलना, 10 एन अप्रोक्सीमेशंस आइगन वैल्यू लैम्डा 5 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आई है 12 पॉइंट, या 12 के बराबर ही मान लो, आप इसे 12 के बराबर मान लो। एंड करस्पॉन्डिंग अप्रोक्सीमेशंस आइगन वेक्टर, एंड करस्पॉन्डिंग अप्रोक्सीमेशन से आइगन वेक्टर इज कितना आ जाएगा, अक्स 5 है, आइगन वेक्टर इज 0.121, 0.536, 0.536 और 1 और ऊपर लगा देंगे टी, और ऊपर लगा देंगे टी। मैं ये कहना चाह रहा था कि चेक कीजिए क्या अक्स 5 अक्स 4 के बराबर है। तो देखो 0.414 है, वो लगभग इसके बराबर है। 0.693 आधे के करीब है, तो ये आधे के करीब है, हाफ आ गया। ये 1 है तो ये 1 है, जबकि पहले वाले में ऐसा नहीं था। पहले वाले में देखो ये हाफ का काम कर रहा है तो ये 1 का काम कर रहा है। x3 और x2 में कोई भी एक देख लो, ये 1 का काम कर रहा है, ये हाफ का काम कर रहा है। इन दोनों के अंदर देखो 20 वाला 1 का काम कर रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर मिला लो। जैसे इसके अंदर क्यों मैच हुआ, नीचे वाला 1 है, नीचे वाला 1 है। ये 0.536 मतलब आधे के बराबर है, 693 भी लगभग आधे के ही बराबर है। ये लगभग नगण्य के बराबर है, तो ये भी लगभग नगण्य के बराबर है। तो यहां अपने आके क्या देखा, अक्स 4 और अक्स 5 दोनों के आगे बराबर आ गए, बराबर आते ही रुक जाओ, यही आंसर है। बराबर आते ही रुक जाओ, और यही हमारे पास है फाइनली आंसर से। तो आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपके पास कोई 2 इक्वल ना आ जाए। एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा, मैं रफली लिख रहा हूं एक बार, कि ये तो हमारे पास अक्स 1 है 0.333, 1 और माइनस का 0.333। समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लो। अक्स 2 क्या आया है हमारे पास 1.455 है और 0.092 क्या ये दोनों बराबर हैं? करस्पॉन्डिंग चेक करोगी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। आपने देखा ये 1 है, पहले 1 से देख लेना ना, चाहे ऐसे देख लो, ये 1 है, नॉट इक्वल। तो आगे बढ़ो, अक्स 3 हमारे पास कितना आया, अक्स 3 हमारे पास कितना आया 0.531, 0.531 1 और
0.407 ठीक है। अब देख लो ये 1 है, ये ऐसा है, और आगे बढ़ो। x4 हमारे पास कितना आया 0.414, 0.693 और 1। क्या ये इसके बराबर है? देखो ये 1 है, ये इसके बराबर है नहीं। और आगे बढ़ो, x5 हमारे पास कितना आया 0.121, 0.536 और 1 ये देख लो ये रहा। अब कंपेयर करके देखो, 1 है वो 1 के बराबर है, यस। ये आधे के बराबर है, ये भी आधे के बराबर है, यस। तो ये भी लगभग क्या है बराबर से ही है। और अपने डिजिट निकाले हैं, पूरे डिजिट लिखते, क्योंकि आपको पता है हमने हर डिजिट को 3 तक रोका है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। आप 4 तक रोकोगे, अगर आप 4 तक रोकोगे तो आंसर्स यहाँ थोड़े बहुत और चेंज आ जाएंगे, और पूरा एग्जैक्ट लिखोगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल आएंगे, ठीक है। पर आपको इतना डेप्थ में करने की जरूरत नहीं है, आप तो केवल ऐसे लिखिए, बस अपना काम चल जाएगा, ठीक है। 3 तक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही x3 और x4 बराबर आ जाते हैं, आप वही छोड़ देना, यही हमारे पास आंसर्स है। तो अब ये बताइए क्वेश्चंस में हमें क्या पूछा है, लार्जेस्ट वैल्यू है भाई। क्वेश्चंस में हमें क्या पूछा है, लार्जेस्ट वैल्यू पूछा है। तो यही हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी, यही हमारे पास अपना आंसर्स है, ठीक है। यही हमारे पास हम बोलेंगे सो हियर लार्जेस्ट, लास्ट में लिखना है भाई। सो हियर लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, सो हियर लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज। बताइए भाई आइगन वैल्यू लार्जेस्ट क्या ही है? देखो सबसे लास्ट में कौन आई है 12 है, तो आइगन वैल्यू इज 12 है। करस्पॉन्डिंग द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है? करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर 0.121, 0.536 और 1 की t। और यही हमारे पास इसका रिक्वायर आंसर्स है जो हमें एग्जाम में निकालना था, ठीक है। दूसरा हिंट आप ऐसे याद रखोगे, λ1 कितना आया 3, λ2 कितना आया 3.6, λ3 कितना आया 4.2, λ4 कितना आया 7.5 है, λ5 कितना आया 12 है, कितना आया 12 है। देखिए ध्यान से, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, तो सबसे लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या है 12 है, तो हमने लिख दिया सो हियर लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। अब ये मत बताना ये λ5 है x5 है, डायरेक्ट लिखना लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इज 12 है। किसके? एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है हमारे पास 0.121, 0.536 और 1 है, ठीक है। ये हमेशा ऐसे होने चाहिए। अगर मान लो ये आ गया 3, ये 3.6 और ये मान लो 2.2 आ गया और ये 7.5, तो ये फेल हो जाएगा। और ये रूल्स अगर फेल हो गया, या तो बढ़ते जाने चाहिए या घटते आने चाहिए। अगर ये रूल्स फेल हो गया तो आप समझ लेना आपकी गलती है, क्वेश्चन सही रहेगा, आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस के अंदर गलती किया है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखे रहने दिया था ताकि हम एक बार अपना आंसर्स वेरीफाई कर सकें कि लेमडा की वैल्यू है, मतलब जो आइगन वैल्यू है वो लगातार बढ़ती जाएंगी, वो लगातार 3 से 3.6 और बढ़ के 4.2 और बढ़ के 7.5 और बढ़ के 12 आ गई, ठीक है। तो ऐसे करके अपने को इस क्वेश्चंस को करना है। तो सबसे पहले तो यही पहचान करनी है कि पावर मेथड, अब आप देखो सीख गए ना, बिना पावर मेथड को सिखाए ही सीख गए कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ सबसे बड़ा कॉमन क्यों लेते हैं, भाग क्यों देते हैं, ये तो अपन मेथड में सीखते रहेंगे। तो अपने जो टारगेट है, सबसे पहला टारगेट ये था कि आप पहचानिए कि इसको किस मेथड से करोगे। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पूछे तो आप समझ लेना पावर मेथड है, या डोमिनेंट आइगन वैल्यू पूछे जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्वेश्चंस करेंगे तो समझ लेना पावर मेथड है। अप्लाई कैसे करेंगे ये हमने आपको बिल्कुल बता दिया है। शुरुआत में आपको एक वेक्टर मानना है, आप 1 0 0 ले लेना, 3x3 की मैट्रिक्स हो और 2 की हो तो 1 0 ले लेना, ये आपकी मर्जी, आप ये भी लेके चल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करके देख लेना। आंसर से
दोनों में ही एक जैसे आएंगे, लास्ट में आके डिफरेंट आ जाए कोई बात नहीं, अपने को लगभग उसके बराबर पहुंचना है। चलो जैसे मैं एक बार इसका आंसर्स मैच करता हूं, तो ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, आप लिख लो, मैंने बताया नहीं शायद, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 अभी किया है ये जेपीएच की बुक में पेज 286 के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 4.5 है। हो सकता है आपने ढूंढ लिया होगा अब तक या नहीं लिखा, तो मेरे पास जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 4 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.5। चलो इसका आंसर्स मैच करते हैं। 4.5 पे इसका आंसर सारा है 1.66 और 0.025, 0.422 और 1 और पावर टी। ठीक है, ये बावड़ा हो गया है भाई किताब वाला, ये कॉमा नहीं आएंगे इधर, ब्रैकेट चाहिए लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक तो ये सुधार करो। अपना आंसर्स कितना आया है 12 है आइगन वैल्यू का, और ये कितना आया है हमारे पास 0.121, 0.536 और 1। बताओ आंसर सही माने या गलत माने। तो हम अपन तो क्या लेके चले हैं, आइगन वेक्टर 100। अब इस बुक वाले का पता नहीं इसने कौन से मेथड से निकाला है, शायद ये 111 लेके चला होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल 2 बार चेक किया है कैलकुलेटर से, मैंने साथ साथ लिखा भी है कि कोई गलती ना हो जाए। तो ये 11.66 मतलब 50 से ऊपर आ जाए तो 12 के बराबर माना जाता है, और ये 0 के बराबर है, नगण्य 0 के बराबर, ये हाफ के करीब है, ये हाफ के करीब है, मतलब हमारा आंसर्स कुल मिला के सही है। तो इतना सीरियसली मत लेना, बुक में आंसर्स मैच हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर बुक के आंसर्स के आपको लगभग नज़दीक जाना है। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं कि बुक में हमारा आंसर 5 आ गया, बुक का 11.66, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो हमारे पास गलती मानी जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि किस प्रकार से हम इसकी लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। समझ गए भाई, तो कितना सा सिंपल सा मेथड सा, बस पहचानने भर तक की देरी थी, पहचानने भर तक की देरी थी। तो अब लगे हाथ एक होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिख लो, और होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिखो एग्जाम्पल 4.3 का, एग्जाम्पल 4.3 का। तो क्वेश्चंस नंबर 5 बना के लिखो आप, क्वेश्चंस नंबर 5 बना के लिखो, जो जेपीएच की बुक अगर है तो पेज 26 के ऊपर एग्जाम्पल 4.3 है। कंप्यूट द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, कंप्यूट लिखो या फाइंड लिखो, चलो आप कंप्यूट लिख लो, क्या पता एग्जाम में चिमक जाओ इसको देख के या बेदक जाओ, ये क्या हो गया। कंप्यूट द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए। अब की बार मैट्रिक्स आ गई 3 -1 0, माइनस का 1 2 और माइनस का 1, 0 माइनस का 1 और 3, 0 माइनस का 1 और 3। ठीक है, इसके अंदर हमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है, और ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, देखो 5 तक तो हमने यही निकाला, इस क्वेश्चन में लगभग अक्स 7 तक जाएगा। तो आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड रहिए, चेपते निकालते जाइए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। मल्टीप्लाई तो करना, उठाया लिखा, मल्टीप्लाई किया, बड़ा आया, कॉमन लिया, फिर भाग दिया, फिर किया, ऐसे करके आपको इसके आंसर्स के करीब जाना है, आपको आंसर्स के करीब जाना है। लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू 4 आनी चाहिए, और आइगन वेक्टर आना चाहिए हमारे पास 1 - 1 की पावर t। अगर आपका यहाँ तक आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 3.832 और ये 1 और ये -0.868.738। ठीक है, कॉमा नहीं भाई, अगर ये आ जाए तो देखो ये लगभग इसके बराबर है, 1 है, ये इसके बराबर है, और ये 1.738 इसके बराबर है। तो ऐसे करके आपको ये मैच करना है। तो ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, अरे भाई ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है, और ना ही आपको ऐसी बातें पीडीएफ में लिख के देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल समझदार हो। अगर आपको क्वेश्चंस 4 अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैंने बता दिया, लगभग आपके पास 5 6 7 तक जाएंगे, ये लास्ट मैच होने चाहिए। और ऐसा करके मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, तो ये आज हमारे पास एक पावर मेथड का क्वेश्चन था। क्वेश्चन को देख के हमें कहीं भी पावर मेथड दिखाई नहीं देती है,
कहीं नहीं लिखा है किसको, पावर मेथड से सोल्व कीजिए। कैसे पहचाने, कंप्यूट द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, लार्जेस्ट देख के पहचान गए कि हमारे पास यहाँ पावर मेथड अप्लाई होना है। या फिर ऐसे आ जाए डोमिनेंट आइगन वैल्यू, तो भी हमारे पास क्या अप्लाई करना है, पावर मेथड अप्लाई करना है, जैसा हम डोमिनेंट वाले क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ही सीखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर्स हम यहीं समाप्त करते हैं। सीखने के लिए इसमें केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर पे भरोसा मत करना। मैं एक बार फिर चलते चलते ये बताऊंगा, क्योंकि ये अपने जगह सही है, आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें डिजिट दब जाएंगे। पॉइंट भी छूट गया, मान लो पॉइंट दबाया छूट गया, 0 पॉइंट लिखा है, आप वन पॉइंट समथिंग लिख दिया, 1 पॉइंट आगे पीछे हो गए तो पूरी कैलकुलेशन, और आपको पता एक बार बिगड़ा लास्ट तक बिगड़ेगा। ठीक है, अब सोचो ये तो हमने 5 तक ही किया है, अगर ये 7, 8, 9, 10 तक होता तो क्या होता, तो क्या कुछ नहीं होता, टाइम ज़्यादा खाता और टाइम लगता। इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों को पूरे 20 नंबर का दिया जाता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों को पूरे 20 नंबर का दिया जाता है कभी कभार। तो इसके लिए आपको नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशंस के ही नंबर मिल रहे हैं। वैसे भी न्यूमेरिकल एनालिसिस, एनए का मतलब ही क्या हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस से एक पर्टिकुलर नंबर का विश्लेषण करना। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से, उसमें डोमिनेंट आइगन वैल्यू लिखेंगे, उसका मतलब भी हमारे पास पावर मेथड को ही अप्लाई करना रहेगा। ठीक है, तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 के अंदर।